आइए आज शुरुआत करते हैं सारणिक में। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आव्यूह के सखंडज और व्युत्क्रम। जैसे ही हम लोग 4.4 4.5 में जब जाएंगे तो इन सब चीज़ का ये जो बताने जा रहे हैं आज हम लोग जिस पर चर्चा करेंगे उसका बहुत यूज है और बड़ा इंटरेस्टिंग है। अगर ध्यान देंगे ना तो समझने में बड़ा मजा आएगा। आइए शुरुआत करते हैं, देखते हैं कि पहले यहाँ पे देखिए सखंडज। सखंडज क्या है? अभी देखिए पिछले टॉपिक में हम लोग पढ़े थे सखंड, सखंड पढ़े थे और यहाँ पे क्या है सखंडज। एकदम मिलता जुलता है और कंफ्यूजन भी होता है, सभी लोग को कंफ्यूजन हो जाता है। सखंड और सखंडज अक्सर लोग इसको कह देते हैं कि तो एक ही चीज है, एक ही चीज नहीं है। ये सखंड क्या होता है ना, ये कोफैक्टर होता है और ये एडजॉइंट होता है। कोफैक्टर हम लोग क्या करते हैं A11, A12, A31 इस तरह से ये निकालते हैं। और एडजॉइंट क्या होता है ना, इस कोफैक्टर का एक परिवर्त आव्यूह होता है। भाई इस कोफैक्टर का आव्यूह बना लेंगे और उसका परिवर्त अगर कर देते हैं तो वो जो मिलता है, यानी कि जैसे इधर A11, A12, A13 यहाँ पे ऐसे एक पहली पंक्ति में इसी तरह होता है ना। अब इस पंक्ति को जब हम पंक्ति को आव्यूह करते हैं तो उसी को कहते हैं परिवर्त। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है? हाँ, ये कोफैक्टर A11, A12, A13 अगर कहीं प्रथम पंक्ति के सहखंड हो, ये कोफैक्टर है। और फिर इसको हम स्तंभ में अगर बदल दें, यानी कि पंक्ति को जब हम स्तंभ में बदलते हैं तो उसको कहते हैं परिवर्त आव्यूह, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। और उस तरह से जो बना हुआ है यानी कि सहखंडों का परिवर्त आव्यूह एडजॉइंट कहलाता है। ठीक है ना। पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले सखंड ज्ञात करेंगे, फिर उसको आव्यूह में उसका आव्यूह बनाएंगे और फिर उस आव्यूह का परिवर्त निकाल देंगे। जब उस आव्यूह का परिवर्त निकाल देंगे तो वो एडजॉइंट ऑफ, अगर एक आव्यूह है तो एडजॉइंट ऑफ ए, या इसको शार्ट में तो ऐसे भी एडजॉइंट ए भी कहा जाता है। तो ठीक है, इतना हम लोग समझ लिए कि कोफैक्टर क्या है और एडजॉइंट क्या है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब आइए देखते हैं आव्यूह का सखंडज। पहले हम लोग कोफैक्टर, तो कोफैक्टर हमारा A11, A12, A13 इस तरह से होता है ऐसे करके। तो सहखंडज क्या होता है? अब इसका सहखंडों का आव्यूह बना ले, अगर मान लिया कि वो A है तो यहाँ पर हमारा A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, 32, ये सहखंडों का आव्यूह हो गया। अब इसको अगर हम इसका परिवर्त निकालें, परिवर्त का मतलब कि पंक्ति को स्तंभ में कर दें, तो A11, A12, A13 जो इधर पंक्ति में है वो स्तंभ में आ जाएगा। तो उस तरह से जो आव्यूह बनेगा उसी को हम लोग एडजॉइंट ऑफ ए कहेंगे और वो होगा A11, A12, A13 जो ऐसे लिखते थे अब ऐसे लिखेंगे A21, A22, A23, A31, A32, A33, ये हो गया एडजॉइंट। और ये देखिए यहाँ थोड़ा सा हम लोग जो ए लिख दिया ना, ये तो आव्यूह है ना, बल्कि ये हम लोग कहेंगे सहखंडों का आव्यूह, सहखंडों का आव्यूह। यहां पर अगर कैपिटल है तो ये सहखंड कहलाते हैं
और आव्यूह ए अगर हम ले लें तो ये A11 छोटा A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ठीक है, ये हो गया। अब इसमें मैं एक चीज ये करना चाह रहा हूं कि अगर कहीं हम चाहे इस ए का इसके साथ गुणा कर लें एडजॉइंट के साथ, इस आव्यूह का एडजॉइंट के साथ गुणा कर लें, या इस एडजॉइंट ए का आव्यूह के साथ गुणा कर लें। कहने का मतलब कि अगर कहीं एडजॉइंट ए इंटू ए कर लें या ए पहले कर, देखिए यहां भी संशोधन ये स्मॉल रहता है एडजॉइंट ए। तो अगर गुणा करें तो क्या मिलता है ये देख रहे हैं, यहां पर एडजॉइंट लिखे हैं ना, एडजॉइंट ऑफ ए, तो A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, और इसमें हम आव्यूह ए लिख देंगे A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 32 33। अब देखिए आव्यूहों का जब गुणा करते हैं तो कैसे होता है, देखिए एडजॉइंट तो ये तो हम गलत लिख दिए ना, परिवर्त होता है ना, A11 गलती हो गया A12 A13, यहाँ पर 21 22 23 31 32 33, ये। अच्छा अब इनका जब गुणा करना होगा ना तो इस स्तंभ का इस पंक्ति के साथ गुणा करेंगे ना तो क्या होता है, देखिए A11 का A11 प्लस A21 प्लस A31, ठीक है, फिर इसका इसमें गुणा करेंगे तो इस तरह से यहाँ भी, और हम जो जरूरत की चीज है उसको हम लेना चाह रहे हैं बस केवल इसको अगर ध्यान दिया जाए। इसी तरह से नीचे इस स्तंभ का इस पंक्ति में गुणा करेंगे तो यहाँ मिलेगा, फिर इसी स्तंभ का इसमें करेंगे तो यहाँ मिलेगा, एक स्तंभ तैयार हो जाएगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा। हम ये देखना चाह रहे हैं ना कि ये देखिए क्या है, आव्यूह के अवयव है, तो आव्यूह के प्रथम अवयव के सापेक्ष, मतलब इस आव्यूह के प्रथम अवयव का सहखंड क्या होगा, ये, और उसको दिखाते हैं A11 के साथ, A11, और इस ये दूसरा अवयव है A12 और इसका सहखंड क्या हो जाएगा, उसको भी कैपिटल A21 करेंगे, सॉरी इधर से करेंगे ना, A21 के साथ सहखंड A21 और A31 का सहखंड A31, इनको अगर हम जोड़ देते हैं तो ये जो मान निकलता है एक्चुअल में इस आव्यूह के सारणिक का मान हो जाता है ना। सारणिक का मान निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, A11 दिखेगा A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। जब इस सारणी का मान निकालना होता है तो क्या करते हैं, इसको लेते हैं और प्लस सहखंड इसको लेते हैं चिन्ह के साथ, और फिर इसके सापेक्ष जो है सहखंड जब जोड़ देते हैं तो जो मान निकलता है हम कहते हैं इस सारणी का मान है, इस सारणी का मान है। तो अगर इसके बराबर हम
सारणिक ए लिख दें तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। लेकिन आगे हम लोग थोड़ा चर्चा करेंगे इसमें, क्योंकि अगला जो प्रमेय है ना, हमारा ये समझाने का तात्पर्य था कि इसका प्रयोग अगले प्रमेय में होना है। तो हम इसका प्रयोग करेंगे कि आव्यूह के अवयव और उसके संगत सहखंड का गुणनफलों का योगफल जो होता है वो सारणिक के मान के बराबर होता है। देखिए प्रमेय एक है, पहला प्रमेय है इसमें कि यदि ए कोई n कोटि का अवयव है तो ए जो है n कोटि का अवयव है तो एडज्वाइंट ए इंटू ए बराबर ए एडज्वाइंट ऑफ ए इक्वल टू सारणिक ए इंटू आई, ये होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी ऑफ यू। तो अभी हम लोग जिसे अभी देख रहे थे कि किसी अवयव के एडजॉइंट में अगर उसी अवयव का हम गुणा करते हैं तो क्या मिलता है। जैसे हम लोग का क्या था, A11, A12, A13, A31, A32, A33 एडजॉइंट ऑफ ए हो गया, और अवयव A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, 32, 33। तो इसमें जब हम गुणा करेंगे तो जैसे हम लोग उसमें चर्चा किए थे, तो यहाँ पर हमको पहला क्या मिलता है, A11 अवयव और उसका सहखंड प्लस A21 अवयव और उसका सहखंड प्लस A31 और अवयव उसका सहखंड। फिर उसके बाद इस तरह से अवयव बन जाएगा। तो ये देखिए सारणिक का मान है, तो सारणिक का मान जो होता है, या इसको हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिख सकते हैं। अगर यहां पर हम सारणिक ए लिख देते हैं तो ये और ये 0 होगा, क्योंकि सभी पंक्तियों का योगफल सारणिक के मान के बराबर होगा। तो यहां पर होगा ऐसे, ये इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, और ये 0 0 0। यहां पर देखिए, यहां पर हम 0 लिखेंगे। क्यों लिखेंगे 0 हम बता रहे हैं। अब फिर यहां पर भी 0 लिखेंगे और यहां पर भी 0 लिखेंगे। फिर यहां पर हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं ना कि देखिए, अगर कहीं चाहे किसी पंक्ति को जोड़े या किसी स्तंभ को जोड़े, योगफल सारणिक के मान के बराबर होना चाहिए। तो इस पंक्ति को लेंगे तो ये 0 रहेगा, तभी तो इन तीनों का योगफल सारणिक के बराबर होगा। और इसमें अवयव में आवे, सॉरी स्तंभ में आवे, तो ये 0 रहेगा, तभी ना तीनों का योगफल सारणिक के बराबर आएगा। उसी तरह से जब ये 0 हो गया है तो यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, तो ये सारणिक रहेगा, ये सारणिक रहेगा। मतलब ऐसा करें कि इधर से जोड़े चाहे इधर से जोड़े, सारणिक ये होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखिए, अवयव में किसी भी अवयव से किसी भी संख्या से गुणा करते हैं तो सभी अवयवों में गुणा होता है, सभी अवयवों में गुणा हो जाता है। तो अगर हम सारणिक ए को बाहर निकालें तो अवयव के अंदर क्या बचेगा, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। और ये क्या है, तत्समक अवयव, आइडेंटिटी, इसको हम कह सकते हैं, ठीक है।
अब ये चीज चाहे ऐसे इस तरह से करें या कि हम लोग तो ऐसे किए हैं ना, अगर यही काम इस तरह से करें तो भी हमको यही प्राप्त होता है। तो हमारा प्रमेय यही है कि एडजॉइंट में अगर आव्यूह का गुणा करें या आव्यूह में एडजॉइंट का गुणा करें तो हमको उस आव्यूह के सारणिक और आइडेंटिटी के गुणनफल के मान के बराबर प्राप्त होता है। तो ये प्रमेय नंबर 1 था। और प्रमेय नंबर 2 जो है, प्रमेय 2 मैं साठ बता दे रहा हूं। अगर ए और बी समान कोटि के आव्यूह हैं, समान कोटि के आव्यूह हैं, तो ए बी या बी ए भी उसी कोटि का आव्यूह होगा। अगर जैसे मान लीजिए ये तृतीय कोटि का आव्यूह है तो ये भी तृतीय कोटि का आव्यूह मिलेगा। ए और बी जिस कोटि के आव्यूह होंगे उनका गुणनफल चाहे ए बी चाहे बी ए करें तो हमको उसी कोटि का आव्यूह प्राप्त होता है। तो ये प्रमेय नंबर 2 है। प्रमेय नंबर 3, देखिए प्रमेय 3 है कि सारणिकों के गुणनफल आव्यूहों का गुणनफल, आव्यूहों के गुणनफल का सारणिक उन आव्यूहों के अलग अलग सारणिक के गुणनफल के बराबर होता है। कहने का मतलब ये कि यदि ए एक आव्यूह है, बी दूसरा आव्यूह है, तो इनके गुणनफल का सारणिक यानी कि ए बी डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी, यह मान डिटर्मिनेंट ऑफ ए और डिटर्मिनेंट ऑफ बी के गुणनफल के बराबर होता है, अलग अलग। यही कह रहा है इसमें। चलिए आइए इसका यूज हम लोग देखते हैं। प्रूफ की जगह बल्कि यूज ही देखेंगे हम लोग। प्रमेय 1 में देखे थे क्या था, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए बराबर क्या था, सारणिक ए इंटू आई था। हाँ, और इसका मान था सारणी के 0 0 0, सारणी के 0 0 0 और डिटर्मिनेंट ए। अब अगर कि दोनों पक्षों का हम सारणिक मान ले लें, इधर इसका भी और इसका भी सारणिक मान ले लें, तो फिर देखिए क्या होगा। एडजॉइंट ए डिटर्मिनेंट और का डिटर्मिनेंट बराबर इसका सारणी के 0 0 0, सारणी के 0 0 0, सारणी के। ठीक है, अब ये अलग अलग हो जाएगा। इसका यूज करें तो एडजॉइंट ए सारणी के बराबर, देखिए आव्यूह और सारणिक में ये अंतर होता है। यहां से अगर हम सारणी के कॉमन लेंगे तो हमको सिर्फ एक सारणिक मिलेगा, मतलब कि सारणिक ए और यहाँ पे 1 1 1 हो जाएगा। लेकिन ये आव्यूह में है, लेकिन सारणिक में अंतर है। इस कॉलम में या इस पंक्ति में से एक ये कॉमन होगा, फिर यहाँ से एक कॉमन होगा, फिर यहाँ से एक कॉमन होगा, यानी कि 3 टाइम्स। तो यहाँ पर क्यू मिल जाएगा हमको, सारणिक ए का क्यू मिल जाएगा। और इसमें क्या बचेगा, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, ये तो एक हो जाएगा। यहां से इसका मान तो 1 हो जाएगा, खत्म हो गया। यहां से 1 कट जाएगा तो हमको मिलेगा क्या, एडजॉइंट ऑफ ए बराबर सारणिक ए का वर्ग मिलेगा। ठीक है, इसमें हमको यही यहाँ पर डिटर्मिनेंट भी लगेगा। डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट सारणिक ए के वर्ग के बराबर होगा।
इसमें यही दिखाना था। प्रमेय नंबर 4, प्रमेय नंबर 4, एक वर्ग आव्यूह ए के व्युत्क्रम का अस्तित्व है यदि और केवल यदि ए एक व्युत्क्रमणीय आव्यूह है। ये कह रहा है कि अगर कोई आव्यूह ए है तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा कब? जब ए एक व्युत्क्रमणीय आव्यूह हो। व्युत्क्रमणीय आव्यूह का मतलब हो जाएगा ए बी बराबर बी ए बराबर आई। अच्छा, अगर ए एक n कोटि का आव्यूह है और तत्समक आव्यूह ले लें वो भी n कोटि का हो, और एक दूसरा आव्यूह b ले लें जिसका भी कोटि n हो, तो परिभाषा से ए बी बराबर बी ए बराबर आई ये होगा। अब प्रमेय 1 का अगर हम सहयोग लें तो उसमें क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए बराबर ए एडजॉइंट ऑफ ए बराबर आई। ठीक है, अगर कहीं हम तो इसको अगर हम लिख दें ऐसे बी ए बराबर ए बी बराबर आई, जहां बी बराबर एक चीज और मिस्टेक हो गया, यहाँ पर सारणिक ए होता है, सारणिक ए, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। प्रमेय 1 में ना सारणिक ए हो, सारणिक ए का डिवाइड कर दीजिए इसमें, बराबर इसी तरह से इसमें भी एडजॉइंट ऑफ ए बराबर आई होगा। यहाँ पर जब आई लिखे तो ध्यान आया। अच्छा, अब इसको हम लिख दें बी ए बराबर ए बी बराबर आई, जहां बी बराबर क्या होगा, देखिए इतना बराबर बी माने है ना, यहाँ बी बराबर एडजॉइंट ऑफ ए बटे सारणिक ए, इतना होगा। अब अगर कि बी ए बराबर ए बी बराबर आई है तो इसका मतलब कि ए का इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, ए का इनवर्स मौजूद है, और ए का इनवर्स बी के बराबर होगा। ठीक है ना, जहां पर बी है वहां पर ए इनवर्स होना चाहिए, तभी ना आई आएगा। ए इनवर्स ए बराबर ए इनवर्स बराबर आई होगा, यानी कि जहां पे बी है वहां पर ए इनवर्स होगा, तो ए इनवर्स बराबर बी। ठीक है, यानी कि ए इनवर्स, अब बी माने कितना है, बी कितना माने ये एडजॉइंट ए बटे डिटरमिनेंट ऑफ ए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आगे इसका बहुत यूज होना है। तो किसी भी आव्यूह का जब हमको इनवर्स निकालना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले उस आव्यूह का सारणिक मान ज्ञात करेंगे और देखेंगे कि उस सारणिक का मान 0 न आवे। अगर 0 आ गया तो हम एक ब्रेक कर देंगे, क्योंकि देखिए अगर 0 आ गया तो इस एडजॉइंट ए के बटे में 0, तो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसीलिए एग्जिस्ट नहीं करता है क्योंकि बटे में 0 है, तो इसका मान अनडिफाइंड या अनंत कह सकते हैं, उसे सही में अनडिफाइंड कहा जाएगा। तो इसीलिए जब सारणिक का मान 0 आ जाता है तो हम कहते हैं कि इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा तो आगे समीकरण हल करने के लिए आता है, तो हम कहते हैं कि इस समीकरण निकाय का कोई हल नहीं होगा। वो तो चलिए बात की बात है। तो हम लोग सारणिक का मान निकालेंगे, देखेंगे कि सारणिक का मान 0 नहीं है, फिर उसके बाद एडजॉइंट ए कैसे निकालेंगे, सखंडों का अवयव बनाएंगे, फिर उसका परिवर्त निकाल देंगे। पहले सखंड निकालेंगे, उसका अवयव बनाएंगे, फिर उसका परिवर्त निकाल लेंगे, तो एडजॉइंट हो जाएगा। तो एडजॉइंट, अब फिर सारणिक का जो मान आया है एडजॉइंट ए बटे सारणिक का मान उतना कर देंगे तो हमारा ए इनवर्स निकल जाएगा। हाँ, तो और ये इतना इम्पोर्टेंट है कि हमको नहीं लगता कि कोई भी
बोर्ड परीक्षा का कोई भी ऐसा पेपर होगा जिसमें इसमें सवाल, अब तो 8-8 नंबर के सवाल इस पर आते हैं, 8 नंबर के सवाल आते हैं। और सिर्फ ए इनवर्स निकालना अगर आ गया, ए इनवर्स अगर निकालना आ गया तो बड़ी आसानी से हम लोग समीकरण का मान, समीकरण को हल करके एक्स वाई जेड जो भी दिया रहेगा उसका मान निकाल सकते हैं। और कभी कभी डायरेक्ट भी इसका यूज करने के लिए देता है। तो जैसे जैसे कंडीशंस आएगी हम लोग आगे देखते रहेंगे इसको।